देखो जो कल बताया गया था डेफिनेशन के बारे में, सबसे पहले बताया गया तुम लोगों को इनकम किसे कहते हैं, फिर उसके बाद बताया गया था ग्रॉस टोटल इनकम किसे कहते हैं, फिर बताया गया था यहाँ पर टोटल इनकम किसे कहते हैं। सेक्शन 224 में बताया गया था ये 80B5 में बताया गया था। तो ये सब हम लोग बात कर चुके थे, ठीक है। आज हम लोग चलेंगे कुछ आगे, ये सब देखो ठीक ना, इनकम के बारे में बात हो चुकी है। ग्रॉस टोटल इनकम 80B5 हो चुका है, टोटल इनकम 245 है, ये कितना है, हाँ ये कितना है 224 है, ठीक है ना। हाँ देखें, तो इनकम किसे कहते हैं बता दिया गया था, कोई भी ऐसी मतलब कि प्राप्ति, कोई भी ऐसी रिसिप्ट जो आपको व्यापार करने से, सैलरी मिलने से, अपनी संपत्ति बेचने से, या किराए पर उठाने से, या अदर इनकम ब्याज मिलने से, लाभांश मिलने से, ये सब जो होगी ये सब क्या है आपकी सब इनकम है, ठीक है ना। ग्रॉस टोटल इनकम बताया गया था, ग्रॉस टोटल इनकम किसको कहते हैं। तो इनकम के जो सोर्सेज बताया गया था कि 5 सोर्स इनकम के होते हैं, उन पाँचों का जो टोटल होता है, योग होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग हैं ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। टोटल इनकम किसको कहते हैं बताया गया था कि ग्रॉस टोटल इनकम में से टीसी से लेकर के 80 तक कटौती को डिडक्ट कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, तो जो निकल के आएगा क्या हो जाएगा टोटल इनकम निकल जाएगा। उसके बाद फिर बताया गया था ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में डिफरेंस बताया गया था। तो मेजर डिफरेंस ये बताया गया, ग्रॉस टोटल इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, टोटल इनकम पर टैक्स लगता है, उसको राउंड ऑफ नहीं कहता है, इसको राउंड ऑफ किया जाता है, ठीक है ना। वो ग्रॉस टोटल इनकम 80 से 80 तक घटाने से पहले की आती है, और ये ग्रॉस टोटल इनकम जो आती है 80 से लेकर के 80 तक कटौती घटाने के बाद आती है। कभी भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम टोटल इनकम से कम नहीं हो सकती, कोई ज्यादा ही रहेगी। हाँ ये कह सकते ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम दोनों बराबर हो सकते हैं। जैसे ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आई जो भी 86 से 80 तक कटौती 0 है, तो वही ग्रॉस टोटल इनकम रहेगा और वही टोटल इनकम भी रहेगा। ये सब डिफरेंस वगैरह बताया गए थे। चलो तो ये सारी बातें समझ बता दिया हम 2 मिनट में। अब इसमें हम लोग चलना है कैजुअल इनकम किसे कहते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम जो है सेक्शन 2(1)A में है, तो अभी आगे चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात करूंगा, लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि याद रहे। एग्रीकल्चरल इनकम सेक्शन 2(1)A में ये है। तो एग्रीकल्चर इनकम का पूरा एकदम टॉपिक है, हम लोग उसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आता है यहाँ पर कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम किसे कहते हैं, कैजुअल इनकम किसे कहा जाता है। इसको हिंदी में अगर बोला तो आकस्मिक आय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आकस्मिक का मतलब होता है अचानक। तो ऐसी कौन सी आय है जो आपको कैजुअल मिलती है, आपको आकस्मिक मिलती है, आपको अचानक मिल जाती है। जैसे कोई हमारा मतलब डूब रहा था पैसा, वो अचानक मिल गया, कैजुअल इनकम नहीं आती है, वो नहीं आती है कैजुअल इनकम। ऐसी है जो पहले से डिसाइड नहीं है कि मिल जाएगी लेकिन मिल गई, उसको क्या कहते हैं कैजुअल इनकम। जैसे हार्ट रेस तो क्रॉस पजल, जुआ, सट्टा, ये सब खेलते हो तो क्या पहले से पता रहता है आपको कि आप कमा लोगे, नहीं। तो हार्स रेस हो गए, क्रॉस पजल तो हो गई, या सिर्फ रेस हो गई, क्रॉस में डिपॉजिट के साथ तुम लोगों का एक आता है उसमें, हाँ वो क्या कहते हैं स्विमिंग की जाती है, इस सब की आती है अलग, कौन बनेगा करोड़पति वगैरह हो गया, ये सब पहले डिसाइडेड है सब। ये सब कौन सी इनकम है, ये सब कैजुअल इनकम है, अचानक उदय हुई आय है, ठीक है ना। तो इसमें लिखा गया है कैजुअल इनकम में कि एनी रिसीप्ट्स which is of a casual and non-recurring nature is casual income. In other words, casual income is that income the receipt of which is accidental and without any stipulation. It is in nature of an unexpected windfall. यानी कि एक्सीडेंटली आपको मिल जाती है, अनएक्सपेक्टेड है, सो हुए थे निकल गई लॉटरी 1 करोड़ रुपए की, समझ में आ गई। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग है
कैजुअल इनकम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ एग्जांपल में तुम लोगों को हो सकता है दिया हुआ हो, जैसे लिखा है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, लॉटरी निकल गई, क्रॉसवर्ड पजल्स, क्रॉसवर्ड पजल वगैरह खिलाता है, देखे हो नहीं कभी पजल वगैरह है, नंबरिंग वाली भी होती है और भी बहुत सारी होती है। कार्ड गेम हो गया, एंड अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ फ्रॉम गैम्बलिंग एंड द बेटिंग ऑफ एनी फॉर्म ऑफ द नेचर whatsoever, and casual income received even from the habitual betting are non-recurring received and accessible as casual income. The casual income does not include करेक्ट कैपिटल गेन नहीं उसमें होता है। जैसे हमारे पास जमीन थी 10 लाख रुपए की, इसको 5 साल बाद बेचे 50 लाख रुपए की, तो 4 लाख जो मिला वो हो गई आपकी कैजुअल इनकम। आप व्यापार कर रहे हो तो 2 लाख रुपया कैपिटल लगाए हो, आपका अगले साल प्रॉफिट निकले के आई 2 लाख रुपया, कैजुअल इनकम नहीं है। ये सब व्यापार कर क्या कैजुअल है, ये तो आप एक्सपेक्टेशन करके जाते हो नहीं हम इसको करेंगे तो उनको प्रॉफिट होगी, हम ये 50 का माल लेके आएंगे 55 में बेचेंगे, तो ये पता है आपको, ठीक है ना। तो अनएक्सपेक्टेड नहीं है ये सब। तो ये हमारे पास कैजुअल इनकम की निकल के थ्योरी क्या निकल के आई, ये कैजुअल इनकम वही होती है जो पहले से डिफाइंड नहीं होती है और वो अचानक आपको मिलती है। तो उसके कुछ एग्जांपल दिया गया है इसमें, गेम्स वगैरह, क्रॉसवर्ड पजल है और हॉर्स रेस है, ठीक है ना। तो इसकी ग्रैम्बलिंग है, बेटिंग है, ये सब उसमें आ जाएगा, ठीक है ना। चले, ये हो गया हमारे पास कैजुअल इनकम। अब कैजुअल इनकम के बारे में जो रूल नियम है तुम लोगों को ज्यादा बताया जाएगा, किसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा आगे तब तुम लोगों को मिलेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कैजुअल इनकम का क्या ट्रीटमेंट होगा, टैक्स कैसे लगता है, क्या क्या होगा, ठीक है। चलो, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एसएससी, निकल क्या आया इसमें, एसएससी सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। इसको हम लोग बोलते हैं करदाता। क्या बोलते हैं एसएससी को, क्या बोलते हैं, नहीं बताओगे, करदाता, करदाता, कर देने वाला, नाम ही से लग रहा है। एसएससी किसको कहते हैं, करदाता, जो कर देता हो, सिंपल चीज है। लेकिन उसमें बता दिया है कि जो कर देता है वो भी, ध्यान सुना होगा, जो कर देता है वो भी, जिसको कर जाने जमा कर दिया उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको वापस करता है तो भी, जिसको कर की नोटिस दे दी गई है कि आप जमा करिए कर तब भी, जिसको कर की कार्रवाई करने के लिए यानी उसको ऑडिट कराइए और टैक्स जमा करिए उसके लिए नोटिस आ चुकी है वो भी कर देता है। तो ये सब क्या बताते हैं, करदशा। इसमें दो एक और चीज जाननी है जिसको हम बोलते हैं एसएससी इन डिफॉल्ट और एसएससी इन डिफॉल्ट, और एक चीज जानोगे इसमें एसएससी इन डिफॉल्ट हो गया और एक होता है इसमें वर्ड देख लो उसकी, एसएससी इन डिफॉल्ट और एक इसमें हो जाएगा डीम्ड एसएससी, ठीक है ना, डीम्ड एसएससी बोलते हैं हम लोग। ये दो चीजें जानना हम लोगों को। तो इसका मतलब एसएससी किसको कहते हैं, करदाता किसको कहते हैं, जो कर देता है, जिसे कर की कार्रवाई की जा चुकी हो, जिसको कर का नोटिस आ गया हो, जिसको कर वापस कर किया जाना हो, जो मतलब कि कर के लिए लाइबल हो गया हो, सब क्या है, करदाता है एसएससी, ठीक है। यानी जरूरी नहीं कि टैक्स सरकार जाए, लेकिन जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता होगा वो एसएससी कहलाएगा, ठीक है ना, करदाता कहलाएगा। तो ये करदाता में जो आया है डेफिनेशन उसको थोड़ा देखो, जो लॉ की लैंग्वेज लिखी हुई है। एसएससी मींस अ पर्सन, एसएससी मींस अ पर्सन यानी कि व्यक्ति हु इज लायबल टू पे एनी टैक्स, जो टैक्स पे करना उसकी लायबिलिटी है, ठीक है ना। हु इज लायबल टू पे एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट, टैक्स के अलावा कोई सेस, कोई एजुकेशन सेस वगैरह जमा करना बाकी रह गया हो तो वो भी उसी दायरे में आ जाएगा। और in respect of whom any proceeding under this act has been taken for the assessment of his income or assessment of fringe benefit, करा कि उसको इनकम टैक्स में कोई फ्रिंज बेनिफिट मिलता हो, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। अब फ्रिंज बेनिफिट किसको कहते हैं, जैसे मान के चलो कि आप कहीं नौकरी करते हैं, आपके एम्प्लॉयर ने आपको एक हाउस दिया, हाउस मकान रहने के लिए, मकान दिया गया फ्री एंड कास्ट,
लेकिन अगर आप किराए पर लेंगे उस तरह का मकान तो कम से कम 15,000 रुपया, 20,000 रुपया, 25,000 रुपया महीने का रहेगा। आपको आपके एम्प्लॉयर ने क्या दिया, फ्री में दिया, आपको गाड़ी फ्री में मिली, आपको नौकर चाकर मिले, आपको गार्डन मिला, ये सब बड़ा सा बंगला टाइप का मिला ये सब, तो ये वॉचमैन मिला आपको, और हो सकता है कि आपके घर के लिए सर्वेंट मिला, इतनी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की गई है, और सब आपको सैलरी के अलावा मिल रहा है। यानी आपकी सैलरी अगर 1 लाख रुपया है तो आपको ये जितनी चीज़ें आपको मिली, घर द्वार, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा सब मिल रहा है आपको, ये सब आपको कह रहा है कि आपको पैसा नहीं देना है, सब हम देंगे। नौकर जितने भी काम कर रहे हैं सब कौन देगा, एम्प्लॉयर आपका देगा। तो कहेगा कि सर हमारे तो जो सैलरी दे रहे हो तो सैलरी पे टैक्स देना ही मुझको है, बाकी ये जो मिल रहा है इनकम टैक्स कहता है कि हम उस पर मिलेंगे, जो आपको प्रोवाइड किया जाए सर्विस वो आपकी सैलरी बन जाएगी। इनकम टैक्स एक्ट में जब पढ़ोगे तो सैलरी में पढ़ा हुआ तो उसमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है कि अगर आपको फ्री में हाउस मिलता है तो उसकी कितनी वैल्यू निकाली जाए, अगर आपको नौकर चाकर मिले हुए घर द्वार के लिए उसकी कितनी वैल्यू मानी जाए, अगर बिजली की बिल आपको आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो क्या क्या मानी जाएगी, बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी जब इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ोगे तो ये सब आपकी सैलरी का पार्ट बनाता है। तो आपने जो कैश में मिली 5 लाख रुपये, 6 लाख, ये 1 लाख रुपये के हिसाब से 12 लाख रुपया, और अलग से ये आपका 12 लाख रुपया हो गया, तो कितना हो गया आपकी 24 लाख रुपये पर टैक्स लगेगा आपका। तो कहेगा सर मेरी तो सैलरी टैक्स बढ़ जाएगा, तो टेंशन मत लो, जो टैक्स है वो भी मैं ही दूंगा। जो 12 लाख एडिशनल में आपको सर्विस दे रहा हूँ, आपको नौकर चाकर घर द्वार और ये सब चीजें मिल रही है आपको, उसका भी जो टैक्स बनेगा वो मैं दूंगा, बाकी जो 12 लाख का तुम देना जो कैश में जा रहा है। मतलब मैं तुमको फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो टैक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो ये सबके जिस पर फ्रिंज बेनिफिट टैक्स लागू हो जाएगा उस पर को भी एसएससी कहा जाता है। आगे बताया गया यहाँ पर इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी proceeding under this act has been taken for assessment of the loss stipulated by him or by such other person। मतलब कोई अगर बिजनेस कर रहा है और उससे लॉस हो गया तो उसको इनकम टैक्स में शो करना हो तो उसको भी क्या कहा जाएगा, एसएससी कहा जाएगा। हम बता दें उसको टैक्स जमा करना जरूरी है, जो रिटर्न ऑफ करता होगा उसको एसएससी कहा जाएगा। अब आगे बताया गया इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी proceeding under this act has been taken for the amount of the refund due to him or such other person। क्या होता है कि अगर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उसको टैक्स रिफंड किया जाता होगा तो भी क्या है, एसएससी, मतलब उसका टैक्स ज्यादा जमा हो गया, उसका टैक्स जितना बन रहा था उससे ज्यादा टैक्स जमा हो चुका, तो ज्यादा बनता है तो क्या करते हैं, रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, अब आता है who is deemed to be an SSC under any provision of this act। कह रहा है कि इस एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत अगर कोई पर्सन ये मान नहीं रहा है कि वो एसएससी है तो डीम्ड एसएससी कब कहा जाएगा, तो अभी उसकी बात करूंगा मैं। ठीक है ना, फिर आगे बता रहा है यहाँ पर हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट इस इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत अगर कोई ऐसा भी एसएससी है जो ये मान लिया गया है कि वो चूक में कर देता है, किसमें तो हिंदी तो पूछेगा चूक में कर देता है किसे कहते हैं, चूक में करदाता, और ये क्या है, माना गया करदाता। चूक में करदाता किसे कहते हैं, ये कोई चूक कर दिया होगा, और एक है माना गया करदाता। तो एसएससी इन डिफॉल्ट किसे कहते हैं, तो थ्योरी नंबर पूछ सकता है। डीम्ड एसएससी किसे कहते हैं, ये तो 2 नंबर पूछ सकता है। तो चूक में करदाता या एसएससी इन डिफॉल्ट किसे कह सकते हैं, या माना गया करदाता किसे कहते हैं, तो सुने एसएससी इन डिफॉल्ट चूक में करदाता कब माना जाएगा आपको, चूक में करदाता इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सेक्शन 192, 194, 196 बहुत सारे सेक्शन है। जब चैप्टर नंबर 15-16 पढ़ोगे ना, ठीक है, देखो जब इधर आगे पढ़ेंगे हम लोग तो डिडक्शन एट सोर्स 22वां चैप्टर जो दिया हुआ है तुम लोगों का, इसमें एक एक्ट में सेक्शन बना हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को कुछ पैसा देता है तो जिस टाइम दे रहा होता है उसका जो टैक्स बनेगा ना उसका टैक्स काट करके सरकार खाते में जमा करना इसकी जिम्मेदारी है। ये नहीं उसको दे रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है। ये सरकार ने आपको जिम्मेदारी दी है कि ये आपका काम है कि उसको अगर पैसा दे रहे हो तो आप उस पर टैक्स काटिए, टैक्स काटे जमा करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर नहीं जमा करेंगे तो आपको जमा करना पड़ जाएगा, हम उनके पास नहीं दौड़ने जाएंगे। इसको क्या कहते हैं, एसएससी इन डिफॉल्ट। अगर आपने चूक कर दी, आप कहेंगे सर मैं तो कानून जानता नहीं था, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं नहीं, मैं तो 2 पास हूं, ठीक है 5 पास हूं, वहां पर नहीं चल पाएगा आपका। देखो भारत में अगर रहते हो तो आप किसी भी कानून, इतने कानून बने हुए, सब कानून पता है नहीं पता है, लेकिन
आप कोर्ट में आप जाके नहीं कर सकते सर मुझको नहीं पता था कि मैं मर्डर करूंगा तो मुझको 7 साल की सजा हो जाएगी या फांसी हो जाएगी या उम्र कैद हो जाएगी, मुझको नहीं पता सर, माफ कर दीजिए। तो कोई भी कानून, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे आईपीसी हो, चाहे इसके अलावा हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे पार्टनरशिप एक्ट हो, चाहे लेबर एक्ट हो, चाहे जितने भी एक्ट है, कम से कम 70-80 एक्ट है, अलग अलग एक्ट की जानकारी आपको नहीं है तो आपको अगर कोई कदम उठाना है तो जाइए अपने कंसल्टेंट से मिलिए, आपका वकील होगा, आपका सीए होगा, उनसे बात करिए, वो आपको उसके मार्गदर्शन करेगा, आपको उसकी गाइडेंस देगा, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करोगे। आप उस टाइम ये नहीं कर सकते हो कोर्ट में खड़े होकर कि सर हमको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। अब यही है, टैक्स किसी का देना था, अब वहाँ पर ये लाइबिलिटी कानून ने रखी है कि आपको वहाँ पर अगर ये दे रहे हो, अगर ये सिचुएशन में आप देते हो तो वहाँ पर आपकी जिम्मेदारी कि आपका टैक्स जो बनता है सरकार का वो आप काटिए और आप काट करके उसको खाते में जमा करिए सरकार के, ये जिम्मेदारी आपकी है। अब कैसे सर हमको नहीं पता था, तो कहेगा कि हम नहीं जानते, अब उसको खोज के लेके आओ, उससे पैसा मांग करके, या तो तुम और डिफॉल्ट दिखा दो, तुम हो गए चूक में कर देता, एसएससी डिफॉल्ट कर दिए, चूक कर गया वहाँ पे, ठीक है ना। तो इस जो कारोबारी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पास सीए रखते हैं, या तो उनके वहाँ क्या होता है लायर होते हैं, वो उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे देते हैं, बता देते हैं कि ऐसी से बनता है, उसी पे चलते रहते हैं। भाई जो क्रिमिनल होता है, जो भूमाफिया होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका वकील होता है, वो अपना वकील साहब राय मसला लेते रहते हैं कि हम कर रहे हैं, हाँ डाल रहा है हम है ना, तो सब बताते हैं, ठीक है। वैसे ही जो बिजनेसमैन का जो वकील होगा, जो बिजनेसमैन का, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा कि ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो बिजनेस का वकील है, तो बिजनेस के बारे में बताता है। जो क्रिमिनल का वकील होता है, क्रिमिनल के हिसाब से चलता रहता है, उनको अपने क्लाइंट को कैसे करना, ये कहना। मर्डर करके आते हैं तो जानते हो क्या घोषित कर देते हैं, पागल था वो और अभी भी पागल है, इलाज चल रहा है उसका, कब से 10 साल तक। किसी डॉक्टर से लिखवा भी लेते हैं जाकर के, जो मेंटल डॉक्टर होता है उससे लिखवा भी लेते हैं कि ये पागल था, और उसको प्रूव कर देते हैं। भाई डॉक्टर साहब भी आया कर देते हैं, भाई 10-15 साल का इलाज करा रहा है, तो 10-15 हज़ार रुपये में अपना ईमान बेच देता है डॉक्टर साहब, ठीक है। वो बेच करके किसी मासूम को, जो मासूम रहता है, जिसको जो मारा गया, उसे खिलाफ गवाही दे देता है, जाकर के बच जाता है मुजरिम, ठीक है ना। तो ये एसएससी डिफॉल्ट का मतलब क्या हो गया, यानी चूक में कर देता है कोई, अगर चूक हो गई, और चूक क्या हो गई, जो कानून ने बताया था उस कानून का उल्लंघन हमने कर दिया और हम इसको जानते नहीं थे, तो आप ही उसको जमा करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से केस होते होंगे जिसमें आप चूक में करता माने जाएंगे, तो हमने बताया कि सेक्शन 192-194 में है। तो मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान चलो ला में ये बताया गया कि अगर कोई आपके वहाँ एम्प्लॉई के तौर पर काम करता है और उसकी इनकम आपकी एग्जेम्पशन इनकम से ज़्यादा हो रही है, यानी 2.5 लाख रुपये से ऊपर जा रही है, 3 लाख रुपये हो गई, 4 लाख हो गई, 5 लाख हो गए, तो एग्जेम्पशन लिमिट से जो ऊपर आपकी इनकम जा रही है उसका टैक्स काट करके जिम्मेदारी आपकी है कि जमा करें। हम उसको ढूंढने नहीं जाएंगे कि आप सैलरी पाते तो आप टैक्स दो, ये इम्प्लॉय किया। अब मेरे अंडर में अगर मान के चलो कि 100 इम्प्लॉय काम करते होंगे तो 100 इम्प्लॉय रिटर्न भरेंगे नहीं भरेंगे, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सरकार ने मेरे को बाउंडेशन दे दी है कि 100 इम्प्लॉय के टैक्स आपके सर है, आप उनकी सैलरी से काट करके जमा करिए, नहीं तो मैं आपसे टैक्स लूँगा, आप क्या हो जाएंगे, एसएससी डिफॉल्ट हो जाएंगे, चूक में करता हो जाएंगे। तो 2.5 लाख से ऊपर जब इनकम हो जाएगी तो टैक्स हम काटेंगे आपकी सैलरी का। इसीलिए देखते हो जितने भी सरकारी एम्प्लॉय हो, चाहे गैर सरकारी एम्प्लॉय हो, जिनकी 2.5 लाख से ऊपर इनकम होगी उनको पैसा काट के मिलता है। वो कहते हैं हाँ, कुछ काट पीट करके मुझको 22 हज़ार मिलता है, 25,000 मिलता है, 30,000 मिलता है सर 2.5 लाख ईयरली एनुअल, ठीक है ना। क्योंकि पूरे साल भर की 2.5 लाख रुपये से इनकम है ज़्यादा, तभी टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो नहीं करना है। जो फाइल करना चाहे कर भी सकता है, 2.5 लाख से नीचे वाला कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एसएससी डिफॉल्ट मतलब जहाँ कानून आपसे कहता है कि आपको काटना था, आपने नहीं काटा, अब सरकार आपको पकड़ेगी, आपसे टैक्स लेगी, आप चूक में करदाता माने जाएंगे। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास चूक में करदाता, क्या ये चूक में करदाता। इसके अलावा अगर किसी फॉरेनर व्यक्ति को पेमेंट करते हैं, हो सकता है किसी आपने अमेरिका से या जापान से, चाइना से किसी टेक्नीशियन को बुलाया, किसी आर्किटेक्चर को बुलाया, किसी इंजीनियर को बुलाया, आपने कोई आर्किटेक्चर बनवाया, कोई डिज़ाइन बनवाई, कोई टेक्निकल चीज़ ही पूछ ली, कुछ जानकारी ले लिया आपने उससे, और उसके बदले में आप उसको कुछ फी पे कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं कि 5,000 दे रहे हो, 50,000 दे रहे हो। अगर वो बंदा यहाँ पर आया है, आप उसको पे कर रहे हो, तो जो भी पे कर रहे हो, तो जो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से सरकार का जो टैक्स बनता है, आप अगर टैक्स काटिए। हम तो चाइना में और जापान में, जर्मनी में जब खोजने नहीं जाएंगे उसको खोजने कि पैसा नहीं भागा, ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने अगर उस टैक्स को पे किया हुआ है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपका जो टैक्स बनता है इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, आप टैक्स काटिए और काट उसको कहिए भाई देखिए सरकार का टैक्स है, 50,000 बनता है, 5,000 टैक्स, 45,000 रुपये कैश पकड़िए, 5,000 रुपया सरकार खाते में जाएगा। अभी सरकार खाते में
डाला जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, चूक में कर देता। तो ये सब एक आध दो एग्जाम्पल दे दिया हूँ कि जहां पर टैक्स काटने की लायबिलिटी आपकी थी और आपने वहां चूक कर दी, आपने नहीं काटा, समझ जाओ उस केस में हो जाएगा। तो इस बहुत सारे सेक्शन है, एक दो एग्जाम्पल दे दिया हूँ ताकि दिमाग बढ़ जाए कि हाँ एसएससी इन डिफॉल्ट होता क्या है। ठीक है, तो ला के लैंग्वेज में देख लो एसएससी इन डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है। लिखा है यहाँ पर एसएससी इन डिफॉल्ट कि व्हेन अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग एनी वर्क, कह रहा है कि अगर कोई मतलब कि व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है एनी वर्क अंडर द एक्ट, इस एक्ट के अंदर काम करने के लिए, ठीक है ना, एंड ही फेल्स टू डू इट, और उसको करने को क्या होता है, फेल होता है। क्लियर है, ही इज कॉल्ड एन एसएससी इन डिफॉल्टर, यानी लॉ में बताया गया कि हम टैक्स काटिए और आप फेल हो गए, आप नहीं काट पाए, आप भूल गए, आप नहीं जानते थे कानून, तब भी क्या हो जाएंगे आप एसएससी इन डिफॉल्टर। तो वही लिखा है यहाँ पर कि व्हेन अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग एनी वर्क अंडर दिस एक्ट and the fail to do it, he is called an SSC in defaulter. For example, if a person while making any payment to another person is liable to deduct income tax thereon a source does not deduct income tax their firm are having deducted does not deposit in the government treasury, he will be treated as an SSC in defaulter for this income tax। तो इसमें भी वही चीज बताई गई, सिंपल सी बता दिया कि अगर आपको किसी को रखना था, उसको दे करके टैक्स काटना था, आपने टैक्स नहीं काटा, डिडक्ट नहीं किया, तो आप क्या हो जाएंगे, एसएससी इन डिफॉल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दो सिंपल हमने दिखा दिया, सैलरी वाला दिखा दिया और एक फॉरेन पर्सन को आप पेमेंट करते हो उसका दिखा दिया। ठीक है ना, इतना एनफ है, समझ में आ गई होगी एसएससी इन डिफॉल्ट करते हैं। अब आता है डीम्ड एसएससी, माना गया करदाता किसको कहते हैं, यानी कि एसएससी है नहीं वो, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट उनको मान लेता है कि आप ही एसएससी हैं, आप करदाता हैं, इसको क्या कहते हैं, माना गया करदाता। तो माना करदाता किसे कहते हैं, वहां पर क्या था, चूक में करदाता था, यहाँ पर क्या है, करदाता था नहीं, करदाता मान लिया गया। तो माना गया करदाता किसे कहते हैं, माना गया करदाता का मतलब ऐसा होता है कि आप सही माने में एसएससी नहीं है, आप सही माने में करदाता नहीं है, लेकिन आपको माना गया। तो कौन सा केस होता है जब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको मान लेगा, तो जैसे कारोबार जो है, आपके घर के कोई गार्जियन कर रहे थे और मार्च से पहले ही उनका देहांत हो गया, जो भी कारोबार हुआ टैक्स कौन देगा, वो तो मर गए, अगर उनके नाम से कारोबार चलता था तो जो उनके वारिस हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो उसके एग्जीक्यूटर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जेल दें। तो इसका मतलब उनके लड़के क्या हो गए, आप एसएससी हो गए। तो एसएससी है नहीं वो, लेकिन एसएससी मान लिए गए। बस में रही है, दोनों डिफरेंस समझ रही है, एसएससी डिफॉल्ट और एसएससी डिमांड डीम्ड एसएससी। उसमें क्या था, उसमें लॉ का उल्लंघन किया है आपने, लॉ जो बताया था उसका आपने उल्लंघन किया, वायलेशन किया, उसका खंडन किया आपने, तो आप बन गए। और यहाँ पे क्या, लॉ का उल्लंघन आपने नहीं किया है, लेकिन चूंकि लाइबिलिटी जिनकी थी वो अब रहे नहीं, या हो गए दिवालिया, हो गए पागल, कोई और कंडीशन आ गई जिस पर वो नहीं कर सकते, उनसे नहीं ले सकते। ठीक है ना, तो जो उसकी वारिस होंगे, एग्जीक्यूटर्स होंगे, उनको देना पड़ेगा ये। ठीक है ना, तो देखा जाए, लिखा है इसमें डीम्ड एसएससी के बारे में बताया, कह रहा है कि अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी फॉर सम अदर पर्सन इज कॉल्ड डीम्ड एसएससी। फॉर एग्जांपल, कह रहा है कि आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी ट्रीटेड एज एन एसएससी। इसमें वही बता रहा है कि अगर कोई मर गया तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटर होगा, उसी को क्या मान लिया जाएगा, एसएससी मान लिया जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं, डीम्ड एसएससी कहते हैं। आगे बताएगा, फॉर दैट इनकम ऑफ द डिसीज्ड ऑन व्हिच टैक्स हैज नॉट बीन पेड बाय द डिसीज्ड बिफोर हिज डेथ। तो अगर मरने से पहले टैक्स नहीं जमा किया था तो टैक्स उसी से लिया जाएगा। क्लियर है, आगे बताया गया, अ पर्सन representing a foreigner or a minor or a lunatic is treated as a SSC for the income of such foreigner and a minor or lunatic। तो a person representing a foreigner, कभी अगर कोई व्यक्ति जो रिप्रेजेंट करता है किसका, फॉरेनर है या माइनर है या और क्या रहेगा, लूनाटिक लिखा हुआ है, होगी कुछ मीनिंग। तो अगर ये है तो अब ध्यान सुनो,
अगर कोई नाबालिग बच्चा है, ध्यान सुना, नाबालिग बच्चा है तो नाबालिग का कोई कमाई करता है तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? लगेगा। किस पर लगेगा? तो बच्चे के ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चे के ऊपर कोई हिंदुस्तान में कोई लागू ही नहीं है। 18 साल से अगर कम उम्र का कोई बच्चा है तो उस पर कोई भी एक्ट लागू नहीं होता है, क्रिमिनल एक्ट भी उस पर लागू नहीं होता है। अगर वो मर्डर करके चला गया तो उसको बाल सुधार गृह भेजा जाएगा, ठीक है ना। 2-4 साल उसमें रहेगा, उसको अच्छी तालीम दी जाएगी, अच्छी तरबियत दी जाएगी, समझाया बुझाया जाएगा कि बेटा देखो जो कदम उठाए तो गलत उठाते, तो अभी उम्र कम है, कच्ची है, समझ जाएगा वो। तो इससे उसको बाल सुधार गृह भेजा जाता है, जेल नहीं भेजा जाता उसको। उसके बाद कोई एक्ट नहीं कि फांसी लगाई जाएगी या 7 साल की सजा होगी, नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई नाबालिग बच्चा कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा कमाए, तो कैसे क्या होगा तब उसके लिए? तो उसके लिए जो होता है उसका गार्जियन जो होंगे उनकी लायबिलिटी होती है। तो इसका मतलब वो एसएससी है नहीं, लेकिन एसएससी बने गए। तो इसका मतलब कि अगर कोई गार्जियन, कोई माँ बाप उधर जो है कमाई कुछ नहीं है, वो कमाता है 4,000 5,000 ठेला भाड़ा दूध करके कमा लेता है 5,000 महीने के हिसाब से 12,000 हुआ, एसएससी तो है नहीं। लेकिन उसका लड़का जो है वो कुछ कारोबार में घुसा और कारोबार करके दिखा दिया, उसकी उम्र 15-16 साल थी, 18 साल से कम थी, 15 साल की उम्र थी उसकी, और 15-16 साल में वो कम से कम 15-20 लाख रुपये कमा लिया, तो उस पर तो टैक्स लागू ही नहीं होता है, एक्ट लागू ही नहीं होता है। तो फिर वो इनकम किसकी मानी जाएगी? उसके फादर में इंक्लूड की जाएगी। 60,000 वो और प्लस उसके बेटे जो कमाए वो दोनों करप्ट कर दिया था, उसको बोलते हैं करप्टिंग ऑफ इनकम। तो इसमें भी जब हम चैप्टर चलेंगे करीब ग्राम वो भी मिलेगा करप्ट ऑफ इनकम का, तो वो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें करंट इनकम की जाएगी। इसका एसएससी है नहीं, लेकिन एसएससी मान लिया गया है। क्लियर है? चलो, तो ये हम लोगों का हो गया डीम्ड एसएससी और एसएससी इन डिफॉल्ट। चलो आगे चलते हैं। असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 subsection 9. असेसमेंट ईयर, इसको हिंदी में बोलते हैं कर निर्धारण वर्ष। क्या बोलते हैं इसको? कर निर्धारण वर्ष। अब कर निर्धारण वर्ष किसे कहते हैं? असेसमेंट ईयर किसे कहता है? देखो नाम से ही लग रहा है कर निर्धारण वर्ष। ऐसा वर्ष जिस साल कर निर्धारित किया जाता हो, नाम से लग रहा है। ऐसा वर्ष जिस साल कर को निर्धारित किया जाता हो, कितना कर देना है, कितना टैक्स देना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। उसी को असेसमेंट ईयर कहते हैं। जिस साल टैक्स को असेस किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर कहते हैं, कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। क्लियर है? और ये कितने माह का होता है? 12 माह का होता है। कितने माह का? असेसमेंट ईयर कितने माह का होता है? 12 माह का, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। लेकिन अभी जो लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ, अभी तो तुम लोग चल रहा है वही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। लेटेस्ट जो है 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर तक हो गया। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक है ये, यानी 31 में जो खत्म हुआ है ना, रिटर्न फाइल करने डेट खत्म हो। पहले क्या रहता था? 31 मार्च तक रहता था। अभी इस साल की जो बात है 31 दिसंबर को, पहली बार तो ऐसा हुआ है कि 31 दिसंबर को खत्म कर दिया गया है, ठीक है ना। 31 दिसंबर के बाद आप रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। तो अब मान के चलना कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 9 महीने का आपको टाइम दिया गया है। ये क्या कहलाएगा? आपका असेसमेंट ईयर कहलाएगा। अब किस साल का असेसमेंट ईयर लगता है उसकी बात करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? नहीं बताओगे? प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 section 3. ठीक है। ये आता है प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 में। गत वर्ष किसे कहते हैं? गत वर्ष, प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं? पिछले साल को प्रीवियस ईयर गत वर्ष पिछले ही साल को कहते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर वो वर्ष होता है जिस वर्ष की आय पर कर दिया जाता है। यस सर. जिस वर्ष की आय पर कर दिया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग हैं? तो इनकम टैक्स डिक्लेरेशन देखना हम लोगों को, इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं हम लोग हैं, गत वर्ष ही पिछले साल को कहते हैं। लेकिन जिस वर्ष की आय पर कर दिया जाएगा उसको क्या कहते हैं हम लोग हैं? गत वर्ष। तो इसका मतलब जो हम लोगों के असेसमेंट ईयर था, ये इस साल असेसमेंट ईयर है, पिछले साल की इनकम जो होगी वो इस साल दी जाएगी टैक्स, और इस साल जो इनकम चलेगी वो अगले साल दी जाएगी। तो इसका मतलब मुझको आज की डेट के हिसाब से बताओ कि मुझको कौन असेसमेंट ईयर है और कौन प्रीवियस ईयर है। इस टाइम से हाँ, जो अभी आज चल रहा है, आज अभी 20 जनवरी है। सर ऊपर वाला असेसमेंट ईयर है और सर बताओ, सर मुझको बता दो थोड़ा सा। 2023 और ये 2022. हाँ जी, देखिए ये जो लिखा जाएगा
2021 और 22 जो है हमारा प्रीवियस ईयर था, 21 22 जो खत्म हुआ 22 वाला, अब 22 खत्म हुआ तो 22 और जो 23 है ये सेशन चल रहा है, असेसमेंट ईयर, ये जो हो जाएगा आपका असेसमेंट ईयर कहलाएगा। इसका मतलब जो गत वर्ष में हमने कमाया था 21 22 में कमाया था उसका अभी असेस चल रहा है, ये जो चल क्या रहा है 31 दिसंबर को खत्म हो चुका है, तो 22 23 में हमारा ये सेशन जो चल रहा है इसमें खत्म हो गया, क्लियर है। ये क्या कहलाएगा आपका असेसमेंट ईयर कहलाएगा। तो असेसमेंट ईयर ये बताया गया कि जिस साल कर निर्धारित किया जाता है उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं, और जिस साल की आय का कर निर्धारित किया था उसको क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर कहते हैं, गत वर्ष कहते हैं, ठीक है ना, पिछले साल। इसका मतलब ये भी कह सकते हो कि प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर कह सकते हो कि गत वर्ष के अगले और साल के जो आते हैं या जो चालू वर्ष होता है उसको क्या कहते हैं असेसमेंट ईयर, ये चालू वर्ष चल रही है, ठीक है ना, कि जो चालू वर्ष होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग असेसमेंट ईयर, जिस साल तक प्रोसेस किया जाता है। तो और लाके लैंग्वेज देख लो दोनों को, असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 में बताया गया। देखो असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ 12 महीने का होता है ना, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। द असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ commencing of the first day of the April every year and ending of the 31st March of the next year, कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। तो वही हमने बताया कि पिछले साल का भी वही चलेगा तुम लोगों का। अब आगे जो आने वाला दिन होगा वो हम लोग क्या बताएंगे 9 मंथ का होता है, कब से 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक 9 महीने का। अभी फिलहाल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है ये, ठीक है। तो बताया गया कि असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ commencing on the first day of the April every year and ending on 31st March of the next year. An SSC is liable to pay tax on the income of the previous year during the following financial year, the assessment year. तो इसका मतलब जिस साल में टैक्स प्रोसेस किया जाता है उस साल हम लोग का असेसमेंट ईयर कहता है। ये 12 महीने का होता है जो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च चलता है। यही जुलाई लिखना है तुम लोगों को, 2 नंबर भी जाएगा और आता ही आता है ये। जितनी बात जैसे बता रहा हूँ पेपर खोल के देखने लगे, इसमें से तुम लोग कम से कम 2-3 तो मिल ही जाएगा, 2 नंबर क्वेश्चन। अब आता है यहाँ पर कहाँ गया प्रीवियस ईयर, ये है आपका प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 में। प्रीवियस ईयर किसको कहते हैं, तो प्रीवियस ईयर बताया गया कि द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड, विच इज इनकम इज अर्नड, यानी जिस ईयर में वो इनकम कमाई गई है, ठीक है। यहाँ पर जिस ईयर में इनकम कमाई गई है, पिछले साल इनकम कमाई तभी तो टैक्स लग रहा है। तो लिखा है यहाँ पर कि द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज नोन एज द प्रीवियस ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर इन विच दिस इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज द असेसमेंट ईयर। यानी प्रीवियस ईयर यानी गत वर्ष में जो इनकम कमाई गई है, पिछले साल जो इनकम कमाई गई है